मॉर्निंग बच्चों हमने नेक्स्ट इलास्ट्रेशन आज स्टार्ट करेंगे। इलास्ट्रेशन 10 देखना ध्यान से क्या लिखा हुआ है इलास्ट्रेशन 10 में। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। सेम सारे क्वेश्चन यही हैं डबल कॉलम कैश बुक के बच्चों, ठीक है। तो देखना एक बारी ध्यान से कि इसके अंदर आपके पास क्या आ रहा है। डबल कॉलम कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर LF, कैश एंड बैंक। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर LF, कैश एंड बैंक। ऊपर लिखो कैश बुक, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर LF, कैश एंड बैंक। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर LF, कैश एंड बैंक, ठीक है। देखना ध्यान से क्या है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कौन से मंथ की कैश बुक है। बच्चे जून के मंथ की है और बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इस डेट पे आपके पास लास्ट मंथ मई की कैश का जो बैलेंस बचा होगा 31 मई को, उसका बैलेंस 1 जून को आगे आया होगा। तो 1 जून को आपके पास कैश का और बैंक का दोनों बैलेंस होंगे। कैश इन हैंड मतलब बैलेंस ऑफ कैश, कैश का बैलेंस मेरी असेट होती है, ठीक है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, असेट का डेबिट बैलेंस तो 3151। नेक्स्ट है कैश एट बैंक, बैंक का बैलेंस, तो बैंक का बैलेंस भी मेरी असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, तो ये भी यहीं से स्टार्ट होगा, तो 91,401। लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। चलो, रिसीव ए चेक, 2 जून को ट्रांजेक्शन है। रिसीव ए चेक फॉर रेंट, मतलब हमने रेंट रिसीव जो किया है उससे कैश ने रिसीव किया, चेक रिसीव किया है। चेक रिसीव करते टाइम हम देखते हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे और नेक्स्ट लिखा हुआ है, पेड इनटू बैंक, और उसे कहाँ भेज दिया, बैंक में। तो कैश नहीं आ रहा, बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट, ठीक है। जो हमने रेंट रिसीव किया उससे चेक रिसीव किया और चेक को हमने बैंक में भेज दिया। तो बताओ मेरे पास कैश आया है या बैंक में पैसे आए हैं, बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट, ठीक है। तो बैंक के डेबिट में 990, एंट्री का अपोजिट टू रेंट। जिस भी डेट की ट्रांजेक्शन है डेट लिखते जाना। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फॉर 50,000, कितने का गुड्स परचेज किया है, 50, ठीक है। लेकिन दिस इज द लेस प्राइस, 20% ट्रेड डिस्काउंट, इस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट है, दैट मीन्स 10,000। इसका मतलब हमने गुड्स कितने का परचेज किया है, 40,000 का, ठीक है। हमने 40,000 का गुड परचेज किया एंड पेमेंट मेड बाय चेक, और पेमेंट किससे की है, चेक से की है। तो गुड्स इतने का परचेज किया है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 40। परचेज करते टाइम हम GST पे करते हैं, CGST। GST पेड को कहते हैं इनपुट CGST। कितने परसेंट पे कर रहे हैं, 6%। 40 पे 6%, 24। इनपुट SGST 24, एंड पेमेंट देखो कैश कर रहे हैं चेक से, यस, पेमेंट मेड बाय चेक, तो 22 बैंक, 44,800। तो बताओ आपकी एंट्री में कैश जा रहा है या बैंक से, बैंक से। बैंक डेबिट है या क्रेडिट, क्रेडिट। कितने से क्रेडिट है, इतने, तो बैंक से इतने जाने चाहिए। लेकिन एंट्री के अपोजिट में 3 नाम है, तो लिखो बाय परचेजेस, बाय इनपुट CGST, इनपुट SGST। जैसे जैसे गया है, 40 गए हैं, 24 गए हैं, 24 गए, टोटल 44,800 है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ फैक्ट डाला, ठीक है। देखो नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखो एक बारी, पे ट्रेड एक्सपेंसेस, क्या पे किए हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस होते हैं, सेल और परचेज करने के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेड एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, और चेक नहीं कह रहा तो कैश पेमेंट, तो एंट्री होगी ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश एंट्री में क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में बाय ट्रेड एक्सपेंसेस। डेट लिखते जाना जो भी है। पेड रेंट, क्या पे किया है, रेंट। रेंट पे करना एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय रेंट। क्योंकि हमारा रूल क्या है, कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश के डेबिट में लिखो, बैंक में आ रहे हैं, बैंक के डेबिट में लिखो, कैश जा रहा है, कैश के क्रेडिट में लिखो, बैंक से जा रहा है, बैंक के क्रेडिट में लिखो। एंट्री का अपोजिट, एंट्री इसलिए आनी चाहिए क्यों, क्योंकि एंट्री का अपोजिट लिखते हैं हम। देखना बच्चे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पेड इंश्योरेंस चार्जेस। क्या पे किए हैं, इंश्योरेंस चार्जेस, वही इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस चार्जेस पे करना मेरे लिए एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। तो इंश्योरेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय इंश्योरेंस चार्जेस। क्योंकि जब तक पेमेंट चेक से नहीं कहता तो इसका मतलब कैश ही पेमेंट हो रही है। बैंक से पेमेंट करने के लिए तो क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए कि चेक से पेमेंट हुई है। सोल्ड गुड्स फॉर 80,000, कितने का गुड्स सोल्ड किया, 80, दिस इज द लिस्ट प्राइस, क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है तो 80 से तो हमें एंट्री हो ही नहीं सकती। तो गुड्स सोल्ड किया है 80 का, 80 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसका मतलब हमने गुड्स सोल्ड किया है 72 का। एंट्री स्टार्ट होगी यहां से, तो गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम। सेल करते टाइम हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी है 6%। तो जीएसटी कलेक्ट, दैट मीन्स आउटपुट जीएसटी, सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, 72 पर 6%, 4320, 4320, तो 72,000, 4320, 4320, 80,640, 80,640, ठीक है। अब मैं ये देखती हूँ क्या हुआ है, कह रहा है रिसीव अ चेक फ्रॉम सेम फॉर द सेम। ये जो हमने गुड्स सोल्ड किया है इसके लिए चेक रिसीव हुआ है इस टोटल, तो टोटल हमें चेक इतने का रिसीव होगा क्योंकि हमने इतने का माल बेचा, इतने का जीएसटी कलेक्ट किया है, तो टोटल चेक मेरे पास इतने का आना चाहिए, ठीक है। चेक जो आ रहा है, चेक रिसीव करते टाइम देखते हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे और नेक्स्ट डे। एक बार चेक करो, इधर तो नहीं लिखा, 25 को तो नहीं लिखा, आगे सारी ट्रांजेक्शन में चेक करो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, कहीं आगे देखो पढ़ो ये सेम चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हो रहा, तो ये ज्यूम करके चलोगे ये चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता कि नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया है नहीं है किया, आगे किसी ट्रांजेक्शन में नहीं लिखा हुआ, आप पूरा सम चेक कर लो कहीं आगे किसी और डेट पे तो डिपॉजिट नहीं हो रहा इसमें, तो ये ज्यूम करके चलोगे डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो मेरे पास चेक आएगा 80,640 का ये। तो बताओ बैंक में पैसे आ रहे हैं कैश, तो बैंक में आ रहे हैं, तो बैंक के डेबिट में 80,640 आना चाहिए। लेकिन अगर मैंने बैंक के डेबिट में एक ही अमाउंट लिखी, इसके अपोजिट के तो 3 नाम है, तो फिर 3 कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखो बैंक के डेबिट में 72 आए हैं, 4320 जीएसटी के आए हैं, उसके नाम अलग अलग लिखने के लिए। तो बैंक के डेबिट में 72 के लिए तो लिखो 2 सेल्स, सेल से आए हैं, और ये आउटपुट सीजीएसटी के हैं, 2 आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है, इस चीज के आए हैं।
हाँ जी बच्चे, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है रिसीव चेक फ्रॉम जॉन एंड कंपनी। किससे चेक रिसीव किया है? जॉन एंड कंपनी से। लेकिन इसके लिए भी नहीं लिखा हुआ डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे और नेक्स्ट डे, और आगे ट्रांजेक्शन खत्म ही है। तो ये ज्यूम करके चलोगे कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉन एंड कंपनी। तो बैंक के डेबिट में 6, एंट्री का अपोजिट जॉन एंड कंपनी। नेक्स्ट, अब ध्यान से लास्ट ट्रांजेक्शन से पहले एक चीज समझो बच्चों। कई बार हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास ऑप्शन होती है हम इस पैसे को कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दें। कैसे? जैसे मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, ये भी हो सकता है। हम किसी कंपनी के शेयर भी खरीद सकते हैं। ठीक है, आपको पता है अगर हमें शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो हमें कंपनी के शेयर खरीदने पड़ते हैं। अगर मुझे कंपनी में पैसा लगाना है तो आप कंपनी में ऐसे नहीं कि 1 लाख रुपए उठा के भेज दोगे। आपको किसी भी कंपनी में पैसा लगाने के लिए यू हैव टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी। आपको कंपनी के शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। तो आप कहोगे कि कैसे खरीदते हैं? आपको पता है कंपनी के शेयर की एक कॉस्ट होती है। जैसे मान लो कंपनी का जो एक शेयर है वो 100 का है। अगर आपने कंपनी का एक शेयर खरीदा तो आप कंपनी में 100 रुपये भेजोगे, 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे, लेकिन 100 रुपये थोड़ी बाहर इन्वेस्ट करोगे। तो आपने कंपनी के 100 शेयर खरीदे और एक शेयर था 100 का। इसका मतलब आपने कंपनी में कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए। तो आप शेयर खरीदे मतलब, और शेयर भी आपकी असेट होती है क्योंकि एक तरह से आपने बाहर पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो 10,000 कंपनी में आप डायरेक्ट नहीं भेज सकते, यू हैव टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी। उसी तरह से बच्चे कुछ और इन्वेस्टमेंट हैं, जैसे नेशनल प्लान सर्टिफिकेट। ये पोस्ट ऑफिस की तरफ से निकलता है। पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट करना होता है हमें आगे। तो कैसे है? अगर हमें नेशनल प्लान सर्टिफिकेट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो एक सर्टिफिकेट की कॉस्ट होती है। जैसे एक नेशनल प्लान सर्टिफिकेट 100 का है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको उसको खरीदना पड़ेगा। अगर आपने एक नेशनल प्लान सर्टिफिकेट खरीदा तो आपने पोस्ट ऑफिस में इसको खरीदने के लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो ये पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर आपने 2 खरीदे तो 200, 3 खरीदे तो 300। ठीक है, अगर आपने 100 खरीदे और एक की कॉस्ट है 100, तो आपने नेशनल प्लान सर्टिफिकेट कितने के खरीदे? 10,000 के। तो आप ये जो बाहर पैसा इन्वेस्ट करते हो ये आपकी असेट है, क्योंकि आपको ये पैसा वापस मिल जाना है। जैसे आप बिल्डिंग खरीदते हो, बेचोगे तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। उसी तरह से आप ये जो इनमें पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ये आपको कभी ना कभी पैसे बेचोगे कभी भी, तो इससे पैसे वापस मिल जाने हैं। ठीक है, लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट 100 का है, लेकिन अब आपको ये मिल रहा है कम पर। जैसे है 100 वाला, ठीक है 100 वाला है और आपने खरीदा इसे 95 पे। है 100 का, आपने 100 नेशनल प्लान सर्टिफिकेट खरीदे, लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस 100 है, लेकिन 95 में खरीदा। तो बताओ कितने में खरीदा? 95। ठीक है, लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी है? 100। ठीक है, लेकिन आपने खरीदा कितने में? 95। तो आपने कितने में खरीदा नेशनल प्लान सर्टिफिकेट? 9500 में। और ये सर्टिफिकेट में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया ये आपकी असेट है। असेट खरीदी एक तरह से, तो असेट का डेबिट बैलेंस। तो देखना, परचेज 100 नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, 100 नेशनल प्लान सर्टिफिकेट खरीदे हैं 100 ईच, एक 100 का ही है, एट द रेट 95। लेकिन हमने 100 पे नहीं खरीदा, 95 पे खरीदा है, 9500 पे। ठीक है, तो जो भी आप खरीद रहे हो, शेयर खरीद रहे हो या नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, ये आपकी असेट है। तो नेशनल प्लान सर्टिफिकेट अकाउंट डेबिट, पेमेंट फॉर देम बाय चेक, और पेमेंट किससे की है? चेक से। तो आपको 10 के नहीं पड़े, 95 के। तो एंट्री होगी नेशनल प्लान सर्टिफिकेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक के क्रेडिट में 95 लिखोगे क्या? बाय नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, एंट्री का अपोजिट।
ठीक है, ये एंट्री टोटल कर लेना, बस ये फिनिश है। टोटल जैसे मैंने करना बताया है बिल्कुल एज इट इज, ठीक है।